दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देखेंगे और इसको मैंने विभिन्न स्रोतों से इसको कलेक्ट किया है, जिसमें पीआईबी व इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स व जो घटनासार, घटना चक्र या अन्य जो बुक्स आती हैं उन सब का कंपाइलेशन इसमें है। और इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आएंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 के रूप में लर्निंग बाय एपी सर चैनल पे एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, आप उसको देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो पार्ट 2 के रूप में है और इसमें करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। इसमें पहला जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा ये कहाँ की बनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि पेपरलेस विधानसभा ये कहाँ की बनी है, तो ध्यान रखिएगा ये नागालैंड विधानसभा भारत की पहली है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा घोषित किया गया है और ये जो जिस स्कीम के अंतर्गत इसको घोषित किया गया उसी को नेवा के नाम से जाना जाता है। नेवा की फुल फॉर्म होती है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अगला, यूपी में भी चुनाव हुए तो उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, चुनाव की जो चुनाव कराए गए ये कितने फेजेज में हुए। 7 फेजेज में किए गए हैं। 10 फरवरी से शुरू हुए थे और 7 मार्च तक ये चले थे। और ये फेजेज ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेगा कि कितने फेजेज में हुए थे। 7 फेजेज में हुए थे। इसमें 403 सीटों पे विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें से 84 सीटें यूपी में एससी की हैं और 2 सीटें एसटी की हैं। अब इसमें बात आती है कि सबसे ज़्यादा यानी वोट से, मतों से कौन विजयी हुआ, जीत दर्ज किया, तो साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा। साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा सबसे ज़्यादा यानी वोटों से जीते हैं। अगर इनका वोट देखा जाए तो 2,14,835 यानी वो मतों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज किए। दूसरा, विधानसभा का अब तक नेशनल स्तर का ये रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये विधानसभा का अभी तक इससे ज़्यादा ये राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसा नहीं था जो विधानसभा में इतने ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता हो। अगला फिर इसमें बन सकता है कि सबसे युवा विधायक, और सबसे युवा विधायक जो इस बार चुने गए हैं दोनों एसपी यानी समाजवादी पार्टी के हैं। उनमें से एक हरिचंदपुर से यानी राहुल राजपूत, ये समाजवादी पार्टी से सबसे युवा विधायक के रूप में चुने गए हैं। दूसरे, सैदपुर जो गाजीपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ की विधानसभा से अंकित भारती ये सबसे युवा विधायक बने हैं। तो 2 नाम याद रखिएगा, एक राहुल राजपूत, राहुल रायबरेली से हैं और रायबरेली की किस सीट से, हरिचंदपुर सीट से, और दूसरे अंकित भारती ये सैदपुर की गाजीपुर की सैदपुर सीट से जीत दर्ज की है। अगला इसी में बन सकता है क्वेश्चन कि सबसे बुजुर्ग विधायक, सबसे एजेड बुजुर्ग विधायक कौन, तो ये निजामाबाद सीट से आलम बदी, ये इनकी एज 86 वर्ष है। 86 वर्ष में ये विधायक बने हैं और ये सबसे बुजुर्ग विधायक बन गए हैं आलम बदी। इसके बाद अगला, माननीय मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा कब शपथ ली गई, तो 25 मार्च 2022 को शपथ ली गई है। और ये शपथ कहाँ ली गई, इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है और वर्तमान समय में इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी जी के द्वारा 2nd टर्म के रूप में एज ए मुख्यमंत्री शपथ ली गई है। अब आप लोग यहाँ आपका होमवर्क है, आप भारत के और
प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, इन सबको देख लीजिएगा। इसके बाद यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये आप होमवर्क के रूप में इसको सर्च कर लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, स्माइल योजना। स्माइल योजना को लॉन्च किया गया 12 फरवरी 2022 को, और कहाँ से, नई दिल्ली से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले ये जान लीजिए। स्माइल, SMILE, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसमें होता क्या है कि जो ट्रांसजेंडर हैं या भीख मांगने वाले लोग हैं, इनको ट्रांसजेंडरों का वेलफेयर करने के लिए और भीख जो मांगते हैं उनको भीख मांगने से मुक्त किया जाए, इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया है, जो 12 फरवरी 2022 को शुरू हुई और ये नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। अगला इसमें देखिएगा, वर्ल्ड बुक्स रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, यानी ये विश्व की सबसे जो लंबी हाईवे टनल बनाई गई है, ये कहाँ बनी है, तो इसका नाम क्या है, तो इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है, और ये पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। आप जब हिमालय वाली रेंज में जाएंगे तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल का जो पूर्वी पीर पंजाल का हिस्सा है, वहाँ पर ये कौन है, अटल सुरंग स्थित है। इसी को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके अटल सुरंग किया गया, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और ये पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। ये मनाली को लेह स्पीति से जोड़ने का काम करती है, और इसके बन जाने से मनाली व लेह के बीच की जो दूरी थी वो भी घट गई है, कितने, 46 किलोमीटर कम हो गई है, और इस सबसे लंबी है, और इसकी ऊंचाई कितनी, 1000 फीट या 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला, स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ को कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसे नाथ द्वारा राजस्थान में स्थापित किया गया, जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये 351 फीट की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। इसके अलावा जब ये बात हुई स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी आपको जानना चाहिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को स्थापित कहाँ किया गया, ये हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्थापित किया गया। सबसे अच्छी बात है इसकी ऊंचाई से लेकर के इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, सबका अगर योगफल करोगे तो 9 आता है। तो इसका आप करिए, तो इसका 216 फीट इसकी ऊंचाई है, प्लस करिए 2 + 1 + 6, तो ये भी 9 बन जाएगा। जितना भी इसमें आप चीज़ें देखेंगे, यानी 9 प्लस सबका ये संयोग मानिए, या इसको जानबूझ के किया गया सबका, यानी 9 योगफल इसमें आता। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए इसकी फीट कितने फीट की ऊंची है, तो आप योगफल कर लीजिएगा। तो 216 फीट यानी इसकी क्या है, ऊंचाई है। और 11वीं सदी के एक समाज सुधारक हुए हैं, जिनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो शंकराचार्य के शिष्य थे, तो रामानुजाचार्य के द्वारा इसे क्या किया गया है, यानी उनके रामानुजाचार्य के उसमें स्थापित किया गया है। अब यहाँ बात की जाए ये कहाँ स्थापित की गई है, स्थान हैदराबाद में कौन सा है, तो जो स्थान है उसको बोलते हैं त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया है। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया। यहाँ पर 5 धातुओं का संयोजन है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ये 5 धातु याद रखिएगा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता इसमें लगाया गया। और इसको जो इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है या इसको डिजाइन किया है, वो डिजाइन चाइना की कंपनी है, चाइना का, जिसका नाम है एरोसन कॉरपोरेशन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। अब इसमें आइए अगला, बीनापन की। ये काफ़ी चर्चा में बीनापन की परियोजना रही है। ये है क्या, ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, बहुउत्पाद पाइपलाइन है। इसका उद्घाटन चूँकि मोदी जी के द्वारा किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 28 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये BPCL
यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। 356 किलोमीटर इसकी 356 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिनमें से इसकी अधिकांश लंबाई यूपी में है। 283 किलोमीटर यूपी में इसकी लंबाई है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 73 किलोमीटर है। तो दोस्त यानी टोटल इसकी 356 राष्ट्रपति शासन वाला, ध्यान रखिएगा। बीना पनकी परियोजना राष्ट्रपति शासन भी 356 के अंतर्गत लगाया जाता, तो उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 356 किलोमीटर है, जिनमें से यूपी में इसकी लंबाई 283 है, और 83 से 10 कम कर दो 73, यानी एमपी में इसकी लंबाई 73 किलोमीटर है। क्षमता की बात किया जाए तो इसकी क्षमता 3.45 मीट्रिक टन यह प्रतिवर्ष है। इसकी क्षमता 3.45 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, और कुल लागत इसकी 1524 करोड़ रुपये आएगी, जिनमें से यूपी के द्वारा 2227 और एमपी के द्वारा 297 वहन किया जाएगा। इससे फायदा किन किन जिलों को होगा? तो यूपी के 5 जिले बीना पनकी परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। इनमें ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है। यानी कानपुर वाले दोनों हैं, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उसके बाद जालौन, उसके बाद ललितपुर, झांसी। ये 5 जिले यूपी के ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि बिना पनकी परियोजना से यूपी के कौन जिले लाभान्वित होंगे या इसके अंतर्गत शामिल हैं, या निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ललितपुर, झांसी, जालौन, और उसके बाद फिर कानपुर नगर और कानपुर देहात। 5 हो गए, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात। एमपी के 2 जिले इसका फायदा उठाएंगे, एक है सागर और दूसरा है टीकमगढ़। अगला आते हैं हिमाचल प्रदेश की। इसी के साथ कई जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक है रेणुका जी बांध परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। गिरी नदी के तट पे इसको स्थापित किया गया है, और गिरी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला लुहरी फेज 1, ये रन ऑफ वाटर है, यानी इसी को क्या कहा जाता है? रन ऑफ वाटर। सतही जो नदी होती है उसी को क्या कहा जाता? यानी रन ऑफ वाटर कहा जाता। तो लुहरी चरण 1 परियोजना को शिमला व कुल्लू जिले हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। सतलुज नदी पर है, और 210 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। अगला धौला सिद्ध परियोजना, इसको हमीरपुर व कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ब्यास नदी पे है, और 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला जो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है वह कौन है? सावडा कुडू, ये शिमला में है, और ये किस नदी पर है? पब्बर नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, और इसका 111 मेगावाट कैपेसिटी है। अगला सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। सुन्नी बांध शिमला और मांडी हिमाचल प्रदेश के शिमला मांडी जैसे जिलों में स्थित है। सतलुज नदी पर है। 382 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, और ये 2021-22 का है, और ये पहली बार 2019 में जारी किया गया था। यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसमें ये सेकेंड एडिशन है, ध्यान रखिएगा। पहली बार 2019 में जारी हुआ था, दूसरी बार 2021-22 में जारी किया गया। अब इसमें टॉप कौन किया है? तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद फिर कौन रहा है? यानी गुजरात नंबर 1 पे रहा, लेकिन यूपी का पूछा जाए तो यूपी इसमें 5वें नंबर पे रहा है। यूपी 5वें नंबर पे रहा। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात किया जाए और हिली स्टेट की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश रहा है, और यूटीज में 3 कैटेगरी में इसको क्या किया गया, यानी इसको बांटा गया था। तो ये आपका कौन हो गया? यूटीज में दिल्ली। अब आगे आइए, सरयू नहर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सरयू नहर का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को किया गया, और माननीय मोदी जी के द्वारा यूपी के बलरामपुर जिले से इसका क्या किया गया? सरयू नहर का उद्घाटन किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई यानी सरयू नहर के माध्यम से 14.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया जा सकेगा। तो इसका उद्घाटन बलरामपुर से हुआ है। अब बात आती है कौन कौन जिले इससे
फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो 9 ज़िले इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। हमने आपको वीडियो इसके पहले आपने देखा होगा, तो जो बॉर्डर शेयर करते हैं या कहा जाए कि ये उत्तरी वाले ये जो ज़िले हैं उसको बाई ट्रिक याद करवाए थे। क्या कि खाया पिया बहरा साला बल से महाराज, ये पूरे ज़िले हैं। खाया पिया बहरा साला बल से महाराज, तो ये आपके पूरे ज़िले इसमें आ जाते हैं जो बॉर्डर यानी ये उत्तरी यूपी के उत्तरी ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे राज्यों या दूसरे देश के साथ, नेपाल के साथ या उत्तराखंड के साथ। तो ऐसे हमने याद आपको करवाए थे, उस वीडियो को या आप फिर देख लीजिएगा। तो खाया पिया दो एक ज़िला हटा दीजिए, बहरा तो यानी बहराइच, बहरा, साला श्रावस्ती, और बल से बलराम, और से सिद्धार्थनगर, और महाराज तो ये महाराज, महाराजगंज, महाराजगंज ये हो गया। यानी खाया पिया बहरा साला बल से महाराज, और उसके बाद गोंडा बस्ती, ये दो अलग से ध्यान रखिएगा, गोंडा बस्ती शामिल है, गोरखपुर और संत कबीर नगर। टोटल 9 ज़िले आपको ये याद हो गए होंगे कौन कौन शामिल है। तो हमने कहा ये यानी आपका खाया पिया ये दो हटा दीजिए, उसके बाद बहरा, खाया पिया बहरा यानी बहराइच, ये क्रम भी इसी से बहराइच, खाया पिया बहरा, साला से श्रावस्ती, खाया पिया बहरा साला, और बल से बलरामपुर, और से सिद्धार्थनगर, और उसके बाद महाराजगंज ये लास्ट वाला। तो ये ज़िले आपका इसी क्रम में आप याद रख सकते हैं। तो यानी बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज, गोंडा बस्ती, ये दो यहाँ के हैं, और दो ये आपके हैं गोरखपुर और संत कबीर नगर। ये टोटल 9 ज़िले इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब इसमें क्या होगा, यूपी में जो घाघरा नदी का सरप्लस वाटर होता है उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें कौन कौन नदियों को कनेक्ट किया जाएगा, तो घाघरा, और घाघरा जब नदी एक पहुंचती है अयोध्या में तो इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा, सरयू, राप्ती, राप्ती किसकी, ये राप्ती जो आपका गोरखपुर शहर है वो इसी राप्ती नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी को भी इसमें शामिल किया गया, रोहिणी और बाणगंगा। तो ये आपकी इतनी नदियों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, रोहिणी और बाणगंगा, इतनी। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं कि 19 नवंबर 2021 को ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल संकट के समाधान के लिए महोबा में कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। उनमें से अर्जुन सहायक, उसके बाद सहायक परियोजना है, भावनी बांध है, रतौली बियर परियोजना है, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना, इनका उद्घाटन किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा इन परियोजनाओं का, महोबा, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, ये जो प्रमुख रूप से 4 यहाँ ज़िले लिखे हुए हैं, महोबा, बांदा, ललितपुर और आपका हमीरपुर, यहाँ के इन 4 ज़िलों के 6500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा, और इस क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है उसका भी इससे क्या होगा, समाधान हो जाएगा। इसके बाद अगला, झांसी में 19 नवंबर 2021 को मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना की उद्घोषणा की गई। तो पूछेगा आपका कि माननीय मोदी जी के द्वारा यूपी के किस स्थान पर 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना की गई, तो ये झांसी में की गई है, और ये कितने लागत से बनेगी, 3000 करोड़ रुपये के आसपास इसकी लागत आएगी। अब यहीं पर यानी एक अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया गया। अटल एकता पार्क का उद्घाटन जो हुआ है, बात आती कि अटल एकता पार्क के यानी कौन डिजाइनर हैं, तो इसके राम सुतार क्या हैं, इसके डिजाइनर हैं। अगला फिर इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का भी उद्घाटन हुआ, और ये 8 दिसंबर 2021 को किया गया, और इसे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत किया गया है, और देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें जो केन नदी है, केन नदी का पानी यानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा, और ये यमुना की ये दोनों क्या हैं, यानी सहायक नदी हैं, और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा ये एक क्या केन बेतवा लिंक
प्रोजेक्ट अथॉरिटी का यानी गठन किया गया। स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में इसका गठन किया गया है। इससे प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसमें अतिरिक्त सिंचाई को सुनिश्चित किया जा सकेगा। कितनी? 10.62 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचाई के अंतर्गत आएगी। और लास्ट वाला ये उठा लीजिए, 10.62 लाख जो भूमि है वो अतिरिक्त सिंचाई के अंतर्गत कवर हो जाएगी और 62 लाख आबादी को पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये सब मेंस के लिए भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर को भी जनरेट किया जा सकेगा। कितना? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 10.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत और लास्ट वाला ये 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। 103 मेगावाट इसमें हाइड्रो पावर का जनरेशन होगा और इसके बाद 27 मेगावाट क्या होगा, यानी सोलर पावर का जनरेशन किया जा सकेगा। इसका फ़ायदा कौन कौन उठाएंगे? तो इसमें यूपी के जो ज़िला हैं महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये यूपी के इसमें ज़िले शामिल हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के इसमें पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है, विदिशा है, शिवपुरी है, रायसेन जिलों को शामिल किया गया। अब यहाँ बात आई केन नदी कहाँ से निकलती? का से केन, का से कटनी। केन नदी कटनी जिला के अहिर गांव से इसका उद्गम होता है। 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है और केन नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। 292 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है, जबकि यूपी में लंबाई 84 किलोमीटर है। वहीं बेतवा नदी की बात की जाए तो ये रायसेन हिल से निकलती है और रायसेन के बारखेड़ा गांव से इसका उद्गम होता है। तो ये दो नदियों को ध्यान रखिएगा। अगला है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। बांध सुरक्षा अधिनियम में जो मेंस के लिए या पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान इसमें आप रखिएगा। एक तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनेगी, यानी डैम सेफ्टी बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का गठन किया जाएगा, उसकी बात की गई। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनेगी और दूसरा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। तो दो इसमें नई चीज़ें शामिल की गई है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का भी इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। अब बिग डैम की बात किया जाए तो यानी इंडिया का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है, क्योंकि नंबर 1 पे बिग डैम जो बनाए गए हैं वो चाइना, नंबर 2 पे यूएसए है। राज्यों के संदर्भ में बात किया जाए बिग डैम के मामले में तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे गुजरात। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, नंबर 1 पे महाराष्ट्र हो गया, नंबर 2 पे इसी बगल मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, यानी ये 3 राज्य इसमें शामिल हैं बिग डैम के मामले में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा WTO के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की घोषणा की गई और यह गांव तेलंगाना का पोचमपल्ली को घोषित किया गया। इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। और यहाँ पोचमपल्ली से, यानी पोचमपल्ली जो है यहाँ का इकात को 2004 में GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी प्रदान किया जा चुका है। अगला कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी देखते चलिए। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 से किसको दिया गया? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को ये प्रदान किया गया है। यहाँ बात किया जाए यानी यूनेस्को का, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया और इस जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ है इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग इसकी मुख्य नोडल एजेंसी है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में बताया गया कि ओवरऑल 25.01% लोग क्या हैं, गरीब हैं। कितने लोग गरीब हैं? 25.01% लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ शुरू में बताना भूल गए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये
PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये आप आगे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लर्निंग बाय AP सर। आगे आइए, तो हमने बताया कि इस मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की गरीबी कितनी है। 25.01% लोग गरीब हैं और इसकी नोडल एजेंसी नीति आयोग है और इसे किसके सहयोग से जारी किया गया? OPI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, यानी जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स है वो, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों के सहयोग से क्या किया गया है? इसको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया गया है। अब इसमें जो आधार बनाया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 4 हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये कब का है? 2015-16 के अंतर्गत जो आधार बनाया गया था, आधार वर्ष, उसके आधार पर इसको जारी किया गया है। इसमें 12 संकेतक का प्रयोग किया गया है और 10 वैश्विक मानक जो वैश्विक हैं उनको शामिल किया गया, और इसमें 2 नए हैं जो इंडिया में वैश्विक मानक से अलग हैं, एक प्रसव पूर्व देखभाल और दूसरा बैंक खाता, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात किया जाए तो नंबर 1 पे बिहार से अलग हुआ उसका छोटा भाई झारखंड, उसके बाद नंबर 3 पे यूपी है। और यूपी में ध्यान रखिएगा, यूपी में काफ़ी लोग 37% लगभग क्या हैं? लोग गरीब हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है 4 नंबर के बाद 4, तो शुरू के कम से कम 4 याद रखिए। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन है? नंबर 1 यूपी, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? तो हमने कहा यूपी, बिहार, 1 मिनट इसको सब करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 यूपी, नंबर 4 यानी MP। तो ये टॉप 4 स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा। यूटीज में बात किया जाए तो दादरा एवं नगर हवेली सर्वाधिक गरीब है और पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। ठीक, तो यूपी में अगर ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो कितने लोग? 44.32% लोग ग्रामीण स्तर पे गरीब हैं और शहरी क्षेत्र में 18.07%, यानी शहरी स्तर पे गरीब हैं। जिलों में बात किया जाए यूपी के, तो यूपी के जिलों में श्रावस्ती नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बहराइच, नंबर 3 पे बलरामपुर, नंबर 4 पे खीरी। ये क्या है? गरीब देश है, और सॉरी ये क्या है? गरीब जिले हैं। कौन? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी। अगर सबसे कम गरीब वाले ज़िले देखना हो तो लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, झांसी, ये आपके क्या हैं? सबसे कम यहाँ पर गरीबी पाई जाती है। कानपुर नगर दूसरे नंबर पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे सबसे कम गरीबी लखनऊ में है, फिर कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाज़ियाबाद, उसके बाद झांसी। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आयोजन किया गया, 6ठा संस्करण का था। एक एक चीज़ अब याद रखिएगा, इसमें जितनी चीज़ें लिखी है वो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। प्रेरक इसमें एक और इसमें शामिल किया गया, इस बार प्रेरक दौर इसमें शामिल किया गया। 4320 शहरों को इसमें शामिल किया गया। 91 गंगानगर को शामिल किया गया। और ये सर्वे हर साल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर इस रैंक में ओवरऑल यूपी की रैंक पूछा जाए तो 6ठी रैंक है, ध्यान रखिए। अब बात आती है नंबर 1 पे कौन है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर, नंबर 2 पे सूरत गुजरात का, नंबर 3 आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, नंबर 4 पे नवी मुंबई महाराष्ट्र का, नंबर 5 पे पुणे महाराष्ट्र का। तो ये टॉप 5 यानी क्या है? ये शहर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे, ये आपके टॉप 5 हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, यानी लखनऊ को 12वां स्थान मिला है, गाज़ियाबाद को 18वां स्थान मिला। यानी टॉप 20 में यूपी के 2 जिले शामिल हैं, लखनऊ 12, गाज़ियाबाद 18, लखनऊ 12, गाज़ियाबाद 18। तो ये ध्यान रखिएगा। और टॉप यानी 20 में यूपी के 2 जिले 10 लाख से अधिक आबादी वाले में शामिल हैं। अब बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले में यूपी के और कौन हैं जिनको कौन सी पोजीशन मिली, तो कानपुर को 21वें स्थान पे, आगरा 24वें स्थान पे, प्रयागराज 26वें स्थान पे, मेरठ 27वें स्थान पे, और उसके बाद बनारस 30वें रैंक, इसमें 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। कानपुर को 21,
आगरा को 24, प्रयागराज को 26, मेरठ को 27, ये वाराणसी या बनारस को 30वां स्थान मिला है। गंगा किनारे वाले नगरों में शीर्ष पे कौन है? वाराणसी है, बनारस है। प्रेरक दौड़ सम्मान में अगर बात किया जाए, तिरुपति नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे इंदौर, नंबर 4 पे नई दिल्ली, नंबर 5 में मुंबई शामिल किया गया है। ठीक, अब आता है गोल्ड। क्या इन सबको क्या प्लेटिनम का दर्जा दिया गया? गोल्ड के अंतर्गत यूपी के 5 जिले शामिल हैं, और ये 5 जिले कौन है? तो नंबर यानी नोएडा है, सहारनपुर है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो ये आपके कितने हैं? यानी गोल्ड के अंतर्गत यूपी के 5 जिले शामिल हुए, और टोटल जो गोल्ड का दर्जा प्राप्त किए हैं वो 151 है। अगला, पूर्वांचल एक्सप्रेस कब ये लॉन्च किया गया? तो इस 16 नवंबर 2021 का इसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन कहाँ से हुआ? मोदी करवल खीरी जो सुल्तानपुर में है वहाँ से मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आधारशिला ये कहाँ से डाली गई थी? 2018 में आजमगढ़ में मोदी साहब ने इसका उद्घाटन यानी आधारशिला डाली थी। कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो कुल लंबाई यहाँ लिखी हुई है 340.824 340.824 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और देश का ये ऑपरेशनल सबसे लंबा एक्सप्रेसवे क्या है? बन गया है। और इससे होकर नेशनल हाईवे 731 यानी ये गुजरेगा। और ये कहाँ से शुरू होता है? चंद्रसराय गांव जो लखनऊ में है यहाँ से शुरू होगा, और ये गाजीपुर में जो हाइड्रिया गांव है वहाँ पर ये समाप्त होगा। अब बात आती है कि कौन कौन से ये 9 ज़िले हैं। देख लो, यहाँ हमने दर्शा दिया है। ये 9 ज़िले आप देख लीजिए। लखनऊ के बाद फिर बाराबंकी मिलेगा, फिर आपका अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़। तो तीन तो ये वाले हो गए, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ के बाद फिर आपका कौन हो जाएगा? मऊ और एक गाजीपुर। ये 9 आप ऐसे ही आप बना करके इसमें याद कर लीजिए। तो कौन कौन? लखनऊ हो गया, अमेठी हो गया, लखनऊ, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी के बाद अमेठी के बाद सुल्तानपुर, 4 हो गए। उसके बाद 5 हुआ आपका अयोध्या, 6 अंबेडकर नगर, 7वां आजमगढ़, 8वां मऊ, और 9वां सबसे लास्ट ये कौन हो जाएगा? गाजीपुर। तो ये 9 ज़िले, इसको 2-3 बार लिखिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। तो ऐसे लखनऊ से चलिए, लखनऊ फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? लखनऊ नंबर 1, नंबर 2 बाराबंकी, नंबर 3 आपकी अमेठी, नंबर 4 सुल्तानपुर, नंबर 5 अयोध्या, नंबर 5 के बाद नंबर 6 अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर, नंबर 7 आपका आजमगढ़, 8वां आपका हो जाएगा मऊ, और लास्ट वाला कौन हो जाएगा? गाजीपुर। इन 9 ज़िले आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, और एयर स्ट्रिप भी इस पर बनाया गया। 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो सुल्तानपुर में है, कुरेभार गांव में। इसे सुल्तानपुर के कुरेभार गांव में बनाया गया। अगला, गंगा एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को माननीय मोदी जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ ये बात कर लेते हैं। तो इसका उद्घाटन शाहजहाँपुर, यूपी के शाहजहाँपुर ज़िले से किया गया। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये 593.947 किलोमीटर यानी 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह मेरठ के बिचौली गांव से शुरू होगा और यानी प्रयागराज के जुडापुर डांडू गांव में क्या होगा? इसका समापन होगा। मेरठ के बिचौली गांव से शुरू होगा, प्रयागराज के जुडापुर डांडू गांव में इसका समापन होगा, और इससे होकर नेशनल हाईवे 334 के नाम से इसे जाना जाएगा। इसको बना कौन रहा? तो इसको यूपीडा बना रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा, यानी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और यह जो गंगा एक्सप्रेस है 12 जिलों से होकर गुजरेगा, और इसमें भी एयर स्ट्रिप बनाया गया। 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है, जो कहाँ स्थित है? शाहजहाँपुर में स्थित है।
कुल लागत कितनी इसकी आएगी? 36,200 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। 12 जिलों से क्या होगा? ये गुजरेगा। अब 12 जिले कैसे आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हमने ये 12 जिले पहले देख लीजिए कौन कौन है। मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज। ये आपके क्या हो गए? 12 जिले। इसके लिए एक ट्रिक भी हमने यहाँ पर बना दिया है। वो ट्रिक देख लीजिए। माह आशा बेबस, माह आशा बेबस हरो, माह आशा बेबस हरो। तो ये माह से आपका कौन हो जाएगा? माह से मेरठ हो जाएगा, हा से हापुड़ हो जाएगा, आ से अमरोहा हो जाएगा, और उसके बाद ये सा से शाहजहांपुर हो जाएगा, बेबस से बा से बुलंदशहर हो जाएगा, अगले बा से बदायूं हो जाएगा, अगला सा से संभल हो जाएगा, हा से हरदोई हो जाएगा, रा से रायबरेली हो जाएगा, ऊ से उन्नाव हो जाएगा। माह आशा बेबस हरो। तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जिले ये हो गए। बाकी कितने बचे? यानी हमने कहा ये कितने जिलों से होके गुजरेगा? 12 जिलों से होके गुजरेगा। तो कितने हो गए? यानी ये आपके हो गए टोटल, ये आपका 2 2 4 4 3 7 और 7 3 10। 10 जिले ये हो गए, और 2 जिले और बचे हैं, तो उनको हम अलग से इसी में देखते हैं। तो कौन? मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, अमरोहा हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, संभल हो गया, बदायूं हो गया। तो माह आशा बेबस हरो। उसके बाद फिर आपका कौन शामिल है? तो ये रायबरेली और प्रयागराज को इसमें शामिल किया गया है। आगे आइए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। इसको 29 सितंबर 2021 को मंजूरी मिल गई। ये 5 वर्षों के लिए आगे यानी इसकी हरी झंडी दी गई है। 2021-22 से 2025-26 के लिए इसको अनुमति दे दी गई। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हीं को क्या किया जाएगा? मिड डे मील, जो मिड डे मील पहले चल रही थी, जो 1995 की स्कीम है मिड डे मील, उसके स्थान पे इसको लाया गया है। तो इसमें कितने बच्चे शामिल होंगे? 11.2 यानी 11.20 लाख इसमें स्कूल कवर हैं, और इसके 11.80 करोड़ बच्चे इसमें कवर किए गए। इसमें प्राथमिक स्तर पर जो 100 ग्राम खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी प्रत्येक दिन, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तो 11.2 लाख स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम खाद्यान्न की उपलब्धता और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। आगे आइए, अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। फसाई मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें यानी बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट के रूप में बांटा गया। तो बिग स्टेट में अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात है, नंबर 2 पे केरल है, नंबर 3 पे तमिलनाडु। 3 कम से कम यानी स्टेट याद रखिए। तो यानी नंबर 1 पे कौन? गुजरात, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे तमिलनाडु। ये किस में है? यानी बिग स्टेट में है। अगर छोटे स्टेट में बात किया जाए तो नंबर 1 पे कौन है? गोवा, नंबर 2 पे मेघालय, नंबर 3 पे मणिपुर। तो छोटे स्टेट में कौन कौन आ जाएगा? गोवा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। मेघालय चेरापूंजी मानसरोवर जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती वो वाला स्थल, तो गोवा, मेघालय और उसके बाद मणिपुर, ये छोटे राज्यों में है। यूटीज की बात किया जाए तो यूटीज में जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे आपका अंडमान निकोबार, नंबर 3 पे दिल्ली को शामिल किया गया है। यूपी की रैंकिंग पूछा जाए तो 5वीं रैंक इसमें है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यूपी को 5वीं रैंक प्राप्त हुआ है, और इसका स्कोर जो है वो 59 है। सबसे निचले पायदान वाले राज्य को देखना हो तो बिहार है, यानी ये बिग स्टेट में। छोटे में मिजोरम है, और इसमें यूटीज में लक्षद्वीप सबसे निचले पायदान पर रखे गए हैं।
अगला रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2021 को किया गया है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी रोजगार उद्यमिता और कौशल विकास पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। इसके अंतर्गत तकनीकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और कौशल विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा और इसे किसके तत्वावधान में लाया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास उद्यमिता योजना प्रधानमंत्री कौशल एवं उद्यमिता योजना के अंतर्गत लाया गया। 3 वर्ष के लिए ये लागू होगा और 50,000 युवाओं को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और कितनी 100 घंटे का बुनियादी ट्रेनिंग होगा और एज जो लिमिट रखी गई बच्चों की जो इसमें शामिल हो सकते वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। नोडल एजेंसी इसकी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को बनाया गया है। अगला शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया किस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पे SDG पे शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या किया गया है? 56 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको शामिल किया गया और 77 संकेतक इसमें इंडिकेटर शामिल हैं। 77 में 15 किसके हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हैं और 46 जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी गोल्स के उपलक्ष्य जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया। प्रथम स्थान अगर बात किया जाए तो शिमला को प्राप्त हुआ, दूसरा कोयम्बटूर को, तीसरा चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला हुआ है। तो नंबर 1 पे इसमें कौन सा स्थान मिला? नंबर 1 पे शिमला मिला है, नंबर 2 पे कोयम्बटूर मिला है और नंबर 3 पे इसमें जो स्थान दर्ज किया गया वो चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। तिरुवनंतपुरम तीसरा, शिमला नंबर 1, नंबर 2 कोयम्बटूर, नंबर 3 यानी तिरुवनंतपुरम हुआ चंडीगढ़। उसके बाद यूपी के अगर जिलों की इसमें बात किया जाए तो यूपी में लखनऊ इसमें है, 36वें रैंक पे लखनऊ है, कानपुर 38वें रैंक पे है, गाजियाबाद 41, प्रयागराज यानी 42, गाजियाबाद 41, प्रयागराज 42 और प्रयागराज के आगे बनारस 46 रैंक बनारस को मिली है और आगरा को 49 मिली है, मेरठ को यानी 55। तो ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ 36, कानपुर लखनऊ के पास ही कानपुर 38, उसके बाद गाजियाबाद 41, गाजियाबाद प्रयागराज 42, बनारस 46, उसके बाद आगरा 49 और मेरठ को आगरा के आगे मेरठ 55। आइए कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत यानी स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत यानी शुरुआत कब हुई है तो 20 नवंबर 2021 से इसमें 3 स्टार व 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों का यानी डिक्लेरेशन हुआ। तो 5 स्टार वाले रेटिंग में शहर कौन? टोटल 9 शहरों को कितना 5 स्टार रेटिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये 9 शहर कौन कौन है? इंदौर है, सूरत है, नई दिल्ली है, अंबिकापुर है, नवी मुंबई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन ये हैं। तो इसमें इंदौर है, सूरत है, नई दिल्ली है, अंबिकापुर है, नवी मुंबई है, मैसूर है, नोएडा है। ये 5 स्टार वाले शहर हैं। अगर बात किया जाए यानी 3 स्टार वाले तो 143 शहरों को 3 स्टार की रैंकिंग के अंतर्गत रखा गया है। अगला ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल ये ध्यान दीजिएगा NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क ये जारी किया गया और इसके अंतर्गत ये 2021 का है। इसके पहले 5 संस्करण जारी हो चुके थे। छठे संस्करण के रूप में NIRF 2021 जारी हुआ। 7 इसमें विषय को शामिल किया गया है और 7 विषय कौन कौन से हैं तो इसमें क्या यानी एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, मैम FD ले, मैम कोई हैं उनसे FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट कराने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैम FD लें। तो मैम FD से आपका क्या क्या बन जाएगा यानी आप इसमें देख लीजिए। M से आपका मेडिकल हो गया, A से आपका क्या हो गया, A से आर्किटेक्चर हो गया, अगले M से मैनेजमेंट हो जाएगा, F से फार्मेसी हो गया, D से आपका डेंटल हो जाएगा और ले से आपका क्या हो जाएगा यानी ले से लॉ हो जाएगा, E से इंजीनियरिंग हो जाएगा।
इसलिए क्योंकि यहाँ तो आप तुरंत अभी डिसिप्लिन याद कर लोगे, सब्जेक्ट याद कर लोगे, लेकिन रियल एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आपका कंफ्यूज हो जाओगे कौन कौन शामिल थे। मैम एफ डी लें, तो मैम एफ डी लें, तो 4 3 7 7 डिसिप्लिन इसमें शामिल किए गए हैं। आगे आइए, इसी में 7 डिसिप्लिन हो गए। 2021 में पहली बार इसमें रिसर्च को पहली बार शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखिए, जो रिसर्च इसमें है, रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, उनको पहली बार जो इसमें शामिल किया गया। और 5 पैरामीटर्स के आधार पे अनाउंसमेंट होता। पहला TLR यानी टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है आपका RPP यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज। और तीसरा गो यानी ग्रेजुएशन आउटकम्स। अगला OI आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और अगला जो इसमें मानक है वो परसेप्शन है। शीर्ष संस्थान की बात किया जाए, IIT चेन्नई नंबर 1 पे है, ISC बेंगलुरु नंबर 2 पे है। तो ये आप यानी जिसमें ध्यान रखिएगा। IIT बॉम्बे अगले स्थान पे तीसरे, IIT दिल्ली चौथे स्थान पे, IIT कानपुर को 5वां स्थान इसमें मिला हुआ। पहली बार 2016 में जारी हुआ था। और विश्वविद्यालय स्तर पे इसमें देखा जाए तो ISC बेंगलुरु नंबर 1, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली दूसरे नंबर पे, BHU इसमें अगला स्थान इसमें प्रदान किया गया है। अगला तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग में IIT मद्रास और IIT दिल्ली शीर्ष स्थान है। कॉलेज स्तर पे मिरांडा हाउस जो नई दिल्ली में है उसको रैंकिंग प्रदान की गई। अगला पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22, इसको भी नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा मिलकर जारी किया गया। पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 8 इसमें पूर्वोत्तर के यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और उसके बाद असम, उसके बाद सिक्किम, इन 8 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। और 8 के बाद 4 लगा के और आपका बन जाएगा 84। 8 का आधा 4, तो ये 8 राज्य हैं। 84 संकेतक के आधार पर जारी किया गया। 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किए गए, उनमें से 17 गोल हैं। उनमें से 15 गोल इसमें लिए गए। और कौन से गोल नहीं लिए गए हैं जिनको बाहर रखा गया, गोल नंबर 14 और गोल नंबर 17, इनको बाहर रखा गया है। अगर रैंकिंग की बात किया जाए, पूर्वी सिक्किम ये नंबर 1 है, नंबर 2 पे गोमती और उत्तरी त्रिपुरा को इसमें रैंक प्रदान किया गया है। अगला ध्यान रखिएगा। अगला ये इम्पॉर्टेंट आपका फिर से न्यूज है, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020, इसको किसके द्वारा जारी किया गया। स्मार्ट सिटी आते ही महुआ याद आ जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। और इसमें यूपी नंबर 1 पे है, MP 2 पे है, तमिलनाडु 3 पे है। तो यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद फिर TN का मतलब तमिलनाडु, ये इसमें क्या किया गया पोजीशन है। सिटी अवार्ड की बात किया जाए, इंदौर व सूरत इसमें शुरू किए हैं। यूटीज़ के स्तर पर बात किया जाए, चंडीगढ़ है। उसके बाद स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की बात किया जाए, अहमदाबाद, रांची और बनारस को इसमें शामिल किया गया। अगला है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसकी शुरुआत 18 अगस्त 2021 से की गई। और इसमें 2025-26 तक यानी क्या, तो 6.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको पाम ऑयल के अंतर्गत लाया जाएगा। कितना, तो ये 6.5 लाख हेक्टेयर पाम ऑयल के अंतर्गत होगा। अतिरिक्त क्षेत्र इसको इंक्रीज करके 10 लाख किए जाने का भी टारगेट है। इससे उत्पादन ऑयल पाम का कितना होगा, तो ये 2025-26 तक 11.20 लाख टन का उत्पादन होगा। और 2029-30 तक ये इंक्रीज होके 28 लाख टन हो जाएगा। तो 18 अगस्त 2021 को इसकी अनाउंसमेंट हुई है। 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसमें आएगा ऑयल पाम प्रोडक्शन के अंतर्गत, जो इंक्रीज करके 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त किया जाएगा। इसके अलावा उत्पादन 2025-26 तक इसका 11.20 लाख यानी टन होगा, और जिससे 2029-30 तक 28 लाख टन इंक्रीज किया जाएगा। अगला शून्य अभियान, हो सकता शून्य आपको लगेगा शून्य से संबंधित होगा, नहीं। शून्य आयोग जो है वो नीति आयोग के द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया, जिसमें RMI इंडिया इन दो का सहयोग लिया गया। और इसमें
यानी जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं इनको शून्य यानी वाहन के रूप में कन्वर्ट करना, कुल मिला के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है। इससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों को फायदा होने वाला है। अगला है तीसरा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड जारी किया गया 2020-21। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार ये जारी किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड नीति आयोग के द्वारा और मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र का जो इंडिया के अंतर्गत इसमें शाखा है, क्षेत्रीय इकाई है, वो सब मिलकर इसको जारी किया है। 115 संकेतक का उपयोग किया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इस्तेमाल किया गया है और 70 उपलक्ष्य को इसमें शामिल आधार बनाया गया। इसमें एस्पायरेंट यानी जो एस्पायरेंट, परफार्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, 4 एक कैटेगरी बनाई गई हैं। एस्पायरेंट का स्कोर जिसका 0 से 49 होगा वो एस्पायरेंट के अंतर्गत आएगा और उसके बाद 50 से 64 वाला परफार्मर में आएगा। फ्रंट रनर कहते हैं परफॉर्म आपका अच्छा है, परफॉर्म तब अच्छा होता है जब आपका 50 से यानी ज़्यादा स्कोर आए। तो इसमें 50 से 64 वाला परफार्मर में है। फ्रंट रनर 65 से 99 वाला। अचीवर मतलब जिसको 100 अंक प्राप्त होंगे वो अचीवर में आएगा। तो एस्पायरेंट 0 से 49, 50 से एस्पायरेंट के बाद आपका 50 से 64 परफार्मर, 65 से 99 फ्रंट रनर और अचीवर 100 के अंतर्गत शामिल किया गया। अब बात आती है यूपी का क्या पोजीशन। यूपी इसमें 22वें स्थान पे है और यूपी देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी परफार्मर में आता है। यूपी किस में आता है? यूपी परफार्मर के अंतर्गत शामिल है। यूपी के साथ साथ जो यूपी का इंडेक्स प्राप्त हुआ वो 60, जो 55 से 64 के बीच आएगा। 60 इसमें अंक प्राप्त हुआ यूपी को, जो परफार्मर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान भी इसी परफार्मर में शामिल है। अब बात किया जाए भारत का टोटल स्कोर इस बार कितना है? 66 है। 2019 में 60 था। आगे आइए, अगर प्रथम स्थान की बात का किया जाए तो केरल है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? केरल है। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इस संयुक्त रूप से 2 पे 2 को रखा गया है। नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को रखा गया है। चौथे स्थान पे 4 हैं। चौथे स्थान पे कितने? 4 हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे 2 हैं। कौन? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। यानी एक हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का हिली स्टेट और तमिलनाडु दक्षिणी भारत का सबसे हिली स्टेट, यानी दक्षिण भारत का तमिलनाडु तटीय राज्य। तो ये आपका 2 इसमें आपके हो जाएंगे दूसरे। नंबर 1 पे केरल,